हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और ये जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट होने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट जो है वो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के जो कि हम जो है जो घटना चक्र है उस वाली बुक से ये कंप्लीट आपको कराया जा रहा है। तो आप ध्यान से इन सबको क्वेश्चन को नोट करें और बार बार वीडियो का जो है उनको डाउनलोड करें या फिर उसको जो है देख सकते हैं बार बार। और यकीन मानिए कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन बच नहीं सकता अगर आपने ये सारे सेट कर लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड जितने भी आपके चाहे वो कोई सी भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हो या किसी भी तरह का कुछ और घटनाक्रम हुआ हो, तो 1947 तक सारा जो है इसके अंदर कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि लाइव वीडियो देखने से अच्छा है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो ही ज़्यादा देखें किसी भी चैनल पर, चाहे हमारे चैनल पर, जिससे आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो सके। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। इसमें आपको मिलेंगे 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है, किसने कहा था? तो कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? तो वो भी लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। इसी के शासनकाल में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी हुई थी। फिर किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? तो देखिए, पंजाब को नहीं अपनाया गया था, बाकी सतारा सबसे पहला शिकार बना था लॉर्ड डलहौजी का इस नीति के तहत। इसका ना पढ़ लेते हैं फिर क्या घटनाक्रम हुआ। तो दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 के बाद पंजाब को का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। राज्य अपनी नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया बल्कि इसको हड़पा गया था। जबकि सतारा को 1848 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उस सिद्धांत के अनुसार क्या कर लिया था, अपने अंदर साम्राज्य में मिला लिया था। फिर है टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिछाई गई थी 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य बिछाई गई थी टेलीग्राफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम वायसराय थे। क्योंकि फिर जो है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य में एटली, जो कि लेबर पार्टी के उस टाइम प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने जो है विधेयक प्रस्तुत कर दिया था और ये 15 जुलाई को पारित हुआ और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। फिर है, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता? पंजाब का विलय इसका भी जाता है, बंगाल का विजय इसको भी जाता है, मैसूर का भी हड़प लिया था और सतारा का तो जाता ही है। तो देख लें इसका क्वेश्चन का आंसर। लॉर्ड डलहौजी के समय दूसरे आंग्ल से युद्ध हुआ जिसके पश्चात पंजाब को ही मिला लिया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार जो है विलय किया गया। फिर लिखा हुआ लॉर्ड वेलेस के साथ मैसूर के सहायक संधि किया गया, जबकि बंगाल से ब्रिटिश शासन का शुभारंभ हुआ। तो इस तरह कोई कथन इसमें सत्य है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? वो थे माउंटबेटन के शासनकाल में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये 21 जून से 1947 तक गवर्नर जनरल रहा। फिर है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पर वर्ड आया भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी आपका वो था लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वालों के सुधार के संबंध में, वो था आपका कृषि सुधार। तो देखते हैं लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाइयों की नियुक्ति की गई। इसी के द्वारा फिर झेलम नहर का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। और फिर बाद में जो है अधिनियम जो है पंजाब जो में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। इसी तरह से ना अकाल योग भी अकाल जो है बनवाया था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। फिर है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? बंगाल का विभाजन में हुआ, ये भी ठीक हुआ। पुरातत्व विज्ञान जो है विभाग की स्थापना हुई, ये भी इसने किया था। द्वितीय दिल्ली दरबार भी इसके दरबार में लगा था इसके राज्य में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डरफिन के शासनकाल में हुआ था। तो ये फिर इसके शासनकाल में एक बात और है, इसने जो है पुरातत्व विभाग पर भी ध्यान दिया और एक पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की 1904 में। और द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था 1903 में। फिर है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड अगेन कर्जन ने ही पारित किया था। फिर है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड कर्जन ही था।
तो भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रणी कौन था? तो वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है प्रथम गणना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के साल में 1905 का बंगाल विभाजन हुआ और लिटल ने जो है पत्रकारिता पर रोक लगा दी थी। लेकिन रिपन जो है इसने स्थानीय स्वशासन का जो है इसको जनक माना जाता है। लॉर्ड लिपन को भारत में स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लॉर्ड के बारे में जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस वीडियो से। तो एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। भारत में स्थानीय शासन का जनक तो अगेन लॉर्ड रिपन को माना जाता है। फिर भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? तो वो की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 और गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। फिर है पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न से किसको स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था नियंत्रण बोर्ड को। आइए पढ़ लेते हैं पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो कि सन 1784 में इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसका जो मेन कार्य था वो था डायरेक्टर्स की नीतियों को कंट्रोल करना। इसमें बोर्ड में 6 सदस्य थे, जिनमें 2 तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से होते थे और जो शेष थे वो प्रिवी काउंसिल से होते थे। फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1984 क्या था? तो ये एक अध्यादेश था, श्वेत पत्र था या फिर नियामक? तो इनमें से कुछ नहीं था। तो ये जो था जिसे एक एक्ट था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में जो 1773 का पहला वाला रेगुलेटरी एक्ट था उसकी सुधार जो उसमें करने के लिए ये लाया गया था। फिर है नेक्स्ट, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो था 1773 का अधिनियम के तहत की गई थी। तो कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक जो है रेगुलेटरी एक्ट के तहत की गई थी। इसमें 3 न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश के अलावा। सर एलिजा इम्पे को जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट को 3 जो है अन्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। वो था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और इस तरह से पहले जो थे लॉर्ड हेस्टिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल बने, वारिंग हेस्टिंग। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो वो थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। उस टाइम मिंटो प्रथम जो थे भारत के गवर्नर जनरल और मार्ले जो थे उस टाइम पर उनके सहायक थे। तो देख लेते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत अक्टूबर 1909 में मुस्लिम प्रतिमंडल जो आगा खां की मांग पर मिंटो मार्ले सुधार हुई। उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। और यही फिर आगे चल के भारत का जो बंटवारे का जो मेन कारण था वो यही था। अंग्रेज ने किसी ने कहा भी है कि हमने जो है जो बीज बो दिए हैं भारत के अंदर 2 भाग हुए, यानी हिंदू मुस्लिम की विभाजन का जो बीज था वो इसी शासनकाल में जो है बो दिया गया था। तो आगे चल के यही जो है भारत की एकता को जो है खंडित करने का पूरी तरह से सफल रहा ये। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है ये, यूपी ट्रिपल सी की पैट में उन्होंने अलग से दे रखा है इसके बारे में और बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। तो भारत शासन अधिनियम यानी कि देखते हैं इसको 1935 की सबसे पहली जो विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में दैव शासन का अंत कर दिया गया और प्रांतों में दैव शासन लगाया गया था 1909 के तहत। ठीक है, और अंत किया गया 1935 में, बल्कि इसमें केंद्र के में देव शासन की शुरुआत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके में बहुत कि इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। रिपीटेड क्वेश्चन 1935 वाला। भारतीय परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो वो देखते हैं इसमें से किसी ने नहीं किया था। तो परिसंघ यानी कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने का जो देख लेते हैं। अभी 1 मिनट हो जाइए। तो ये था आपका परिसंघ जो है बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों में देशी रियासतों में मिलकर बना हुआ था। तो 1935 में आया था, ना कि किसी और में। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा की जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? वो थे मॉन्टेग्यू। तो 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कारण 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और 1909 को मार्लिमेंटो सुधार कहा जाता है। उसमें निर्वाचन पद्धति जो है सांप्रदायिकता का जो है धारणा ली गई थी और इसके अंदर आपको राज्यों में देव शासन की स्थापना की गई थी।
अभी सॉरी, हमने पीछे में 1909 बोला था। तो 1900 जो है राज्यों में द्विदेव शासन था वो 1919 के तहत लगा था। इसको समाप्त जो है फिर 1935 में कर दिया गया था, और 1935 में केंद्र में जो है देव शासन को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव शासन किस गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? अगेन 1919 के तहत। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ फ्रिंजेस किसके द्वारा आरम्भ किया गया था? वो क्या, ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। तो 1921 में देख लेते हैं, नरेंद्र मंडल या जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा आरम्भ किया गया था। मॉन्टेगी चैम्प्स सुधारों में इसका निश्चित सुधार नरेंद्र मंडल के रूप में किया गया, और फिर 1921 फरवरी में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। फिर रोलैक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इसके शासनकाल की काफ़ी घटनाएं हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो रोलैक्ट एक्ट भी इसी के शासनकाल में हुआ था। फिर आपका जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था नरसंहार 13 अप्रैल 1919, वो भी इसी काल में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी इसी के जो है समय में किया था, ठीक है, और खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय आया था। तो काफ़ी इतने सारे जो वो थे जो है, और फिर 1919 का मॉन्टेगी चैम्सफोर्ड सुधार भी इसी के शासनकाल में हुआ। तो इतनी सारी घटनाएं इस जो है चैम्सफोर्ड से जुड़ी पड़ी हैं, ठीक है। अभी था क्या, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। रोलैक्ट एक्ट जो था 1921 में चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया। इसमें जो है ये राष्ट्रीय भावना कुचलने के जो है मकसद से किया गया था, जिसको जो है काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। और इसके अधिक विधेयक के अनुसार मजिस्ट्रेट के लोगों को अधिकार था कि वह किसी भी जो है संदेहास्पद व्यक्ति को पकड़ सकते हैं बिना किसी उसकी पहले उसकी जांच किए हुए, या फिर उस पर जो है कोई भी मुकदमा चलाए हुए, और फिर उसे जब चाहें जब तक के लिए जेल में रखा जाता था। तो उसको ब्लैक एक्ट एवं आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो वो था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। फिर भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की? तो वो की थी 1946 में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन यूनियन कहा जाता है जिसको, तो वो जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए 2017-18 में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए अभी हाल फिलहाल के वो उनको देख लेते हैं। फिर है पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस बार निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था? तो भेज दिया गया था 1907 में। तो ये पंजाब में कृषि आंदोलन कर रहे थे, तो इसके लिए लाला लाजपत राय को 1907 में मांडले जेल भेजा गया। फिर दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का क्या अर्थ था? उनका अर्थ था स्वशासन, यानी जहाँ पर देश के लोग खुद शासन करते हैं उसे स्वराज्य कहा जाता है। तो इन्होंने जो है वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है कांग्रेस जो है के लिए जो कहा कि स्वराज्य हमारा हम लेंगे, मतलब तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई उन्होंने घोषणा कर दी थी। इससे पहले कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं कर रही थी। तो ये पहला अधिवेशन था कलकत्ता जिसमें कांग्रेस पार्टी ने स्वराज्य की मांग की थी। फिर गांधी जी ने के विदेशी वस्तु के बहिष्कार के आंदोलन को क्या नाम था? तो आपको पता ही होगा उसको क्या कहा जाता था। उनकी जो है लक्ष्य था क्या था? तो था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, क्योंकि उस टाइम पर जो है स्वदेशियों को अपनाया जाएगा, और जो ब्रिटिश बाहर से जो आयात किए जा रहे हैं उनको उन पर रोक लगाई जाए वस्तुओं पर। फिर मैच करना है सरोजिनी नायडू, देख लेते हैं इसको क्या है ये। फिर मुस्लिम लीग इसके सामने M.A. जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और V.D. सावरकर। तो ये किससे संबंधित थे? तो देख लेते हैं। तो ये संबंधित ऐसे हैं जैसे सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है एक ही बार, ठीक है, 1925 में। फिर M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित हैं, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से, और V.D. सावरकर हिंदू महासभा, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट का किस तारीख को मिला? वो मिला था 15 अगस्त 1947 को, जब हम आज़ाद हुए थे। और ये योजना थी माउंटबेटन योजना के आधार पर, यानी 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है ये विधेयक पास हो गया। तो 18 जुलाई को 1947 में इसकी जो है इसको स्वीकृति मिल गई, और देश को फिर दो भागों में बांटा गया था 15 अगस्त को, भारत और पाकिस्तान के बीच। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो ये सारी की सारी हैं देखा जाए तो, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं वैसे तो जो मेन है वो है आपकी सत्य और अहिंसा, इन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था गांधी का। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके थे वो बताइए? तो वो कुटीर उद्योग के बहुत बड़े समर्थक थे, और विकेंद्रीकरण के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि सत्ता का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और लोगों को खुद अपनी सरकार चुनने का जो है होना चाहिए चॉइस। फिर निम्नलिखित में कौन सा स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे? तो वो थे केवल एक, यानी कि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से थे, और इनके साथ थे चित्तरंजन दास, ठीक है। और इन्होंने क्यों बनाई थी? कि गांधी जी के आंदोलन जो था उस टाइम पर चोरी चोरा कांड के बाद ऐसे एक आंदोलन रद्द हो गया था। तो इनसे देखा कि भाई आंदोलन अब धीमा पड़ गया, तो क्या किया जाए,
तो इस तरह तो छोड़ नहीं सकते थे, इतने बड़े जो है देश के में चला रहे थे आंदोलन को गांधी जी, तो फिर उन्होंने अपना आंदोलन रोक दिया। तो फिर मोतीलाल नेहरू ने और जो है चित्तरंजन दास ने 1923 में जो है अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम स्वराज्य पार्टी रखा उन्होंने। सॉरी फिर हट गया ये, एक बार देख लेते हैं। तो ये फिर आ गया CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी। फिर मोतीलाल नेहरू और चंद्रदास संस्थापक सदस्य किसके थे, तो उनका नाम था स्वराज्य पार्टी के। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था, तो हुआ था वृश्चिक राशि में हुआ था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था, तो वो किया गया था भारत का भावी संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, जिसमें गांधी जी ने जो है एक तरह से दूसरे में भाग लिया था सिर्फ, और भीमराव अम्बेडकर ने तीनों जो है गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। फिर 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो है आपकी श्रीमती एनी बेसेंट, और इनके बाद दूसरी बनी है श्रीमती सरुणा नायडू, जो कि 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था उनको। हाँ ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और इस टाइम एनी बेसेंट का जो कद था वो एक चरम सीमा पर था, यानी कि जो इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो हुई है वो इसी टाइम हुई है 1916-17 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो फिर एनी बेसेंट ही हैं। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन घोषणा योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। भारत जो आज़ाद हुआ उस टाइम पे ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 14 जून 1947 को माउंट बेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। फिर है लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, तो आपको पता ही होगा, तो कांग्रेस पार्टी के थे। ये जो है आपके गर्म दल के नेता माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में जो हुआ था, गांधी से मतभेद होने के कारण ये अलग हो गए और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। फिर आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो अगर देखा जाए तो इनकी जो स्थापना जो मन में आया था जो है ये, वो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ की गई थी, परंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई। फिर बाद में जो है 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में काउंसिल ऑफ एक्ट जो है गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंट लीग तथा नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। फिर बाद में रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बन गए, जबकि जो KP मेनन थे निधाम राधवन नागरिक सदस्य था, मोहन सिंह एवं गिलानी सदस्य थे इसके। फिर जापानियों से फिर इनका मतभेद हो गया और 1942 मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह के उस पद से बर्खास्त कर दिया और बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। और फिर बाद में इसकी जो वो बन गए, वो बन गए आपके सही से, जो उन्होंने जो ढंग से जो स्थापना करी है इसकी, वो बने आपके रास बिहारी बोस। और उसके बाद में फिर रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को इसका जो कार्यभार सौंप दिया और सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद यानी कि 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया और इस तरह से जो है आज़ाद हिंद फौज के ये संस्थापक बन गए। तो आज़ाद हिंद फौज जो है इस तरह से जो है काफ़ी जो है आज़ाद हिंद फौज के साथ लोग जुड़े पड़े हैं। सॉरी इसमें देख लेते हैं क्या है ये, बार नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित में किस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 4 जुलाई 1943 को। ठीक है, तो जो गठन था सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। वैसे इससे काफ़ी लोग जुड़े पड़े हैं। सबसे पहले विचार मोहन सिंह के आया था, कैप्टन मोहन सिंह के, उसके बाद में रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की इसकी और फिर उन्होंने जो है उनको इसका नेता बना दिया था। 4 जुलाई 1943 को इन्होंने जो है फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस में है, तो वो है आपका मणिपुर में। तो भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना INA द्वारा मोईरांग नगर में कर्नल शौकतुल्ला मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 में अपना झंडा फहराया गया। ये नगर अब मणिपुर राज्य में है, मोईरांग नगर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बरदीन तैयब जी, और कब बने थे, 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने।
फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो भाग लिया था 72 ने। और कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है ये हुआ था, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी के 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3, यूपी से और अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो श्री व्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था, वो थे ए.यू. ह्यूम, जिन्होंने 1895 स्थापना की थी बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन किसके शुरुआत की गई, तो वो थे ए.यू. ह्यूम। 1884 में ए.यू. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने घोषणा कर दी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। उस टाइम पे पुणे में हैजा फैला हुआ था, तो फिर बाद में इसका स्थान बदलकर बम्बई में तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में किया गया, और फिर प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ, और फिर दादा नाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने इसका सुझाव पर इसका नाम आज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और अध्यक्षता किसने की थी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। और प्रथम महासचिव जो थे ए.यू. ह्यूम ही बने रहे, वो 1907 तक बने रहे थे इस पद पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव ए.यू. ह्यूम ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, वो भी ए.यू. ह्यूम थे। ए.यू. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, फिर है उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्र को 2 बार अध्यक्ष की, नहीं 2 बार अध्यक्षता नहीं की, वह ऑनियोथोलॉजिस्ट था, ये भी बात सही है, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी बात ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक नहीं है। ए.यू. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, वे एक ऑनियोथोलॉजिस्ट यानी पक्षी वैज्ञानिक थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की अध्यक्षता कभी की ही नहीं, बल्कि वो केवल संस्थापक थे और वो सचिव बने रहे थे उसके। निम्न में से किस आंदोलन के निम्न महात्मा गांधी ने नहीं किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन तो किया ही है, असहयोग आंदोलन भी किया है, सविनय अवज्ञा भी किया, और स्वदेशी आंदोलन नहीं किया। स्वदेशी आंदोलन कब किया गया था, 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल, और उस टाइम पर जो है टाउन हॉल में आंदोलन की स्थापना की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 का दिन था, तो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। असहयोग आंदोलन 1920-21 में हुआ, सविनय अवज्ञा 1930 में, जिसको दांडी मार्च से जो है जोड़ा जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। पहला आंदोलन महात्मा गांधी का था चंपारण 1917 में। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध के लिए प्रारंभ किया गया था, वो था आपका टर्किश खलीफा को, तो ये भी 1920-21 में असहयोग आंदोलन के समय में स्टार्ट किया गया। तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा माना करते थे, और यहाँ के मोहम्मदन भी उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट किया करते थे। फिर उसमें जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो जो है टर्की को काफ़ी जो है अपमानजनक संधि करनी पड़ी, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने उनको जो खलीफा थे उनको काफ़ी अपमान किया उनका, तो इससे जो है यहाँ के मोहम्मदन के खिलाफ हो गए, और फिर जो है उन्होंने अली बंधुओं ने जो है फिर इस टाइम जो है उनके खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने जो है और असहयोग आंदोलन के साथ इसको जोड़ दिया। फिर अब पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो थे चौधरी रहमत अली। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, उसने जो है 1933 में पाकिस्तान का प्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर वेयर में किया है। पैम्पलेट था उसमें किया है इन्होंने, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दूसरे निकट आ गए, वो था लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है समझौता हो गया, जो तो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये भी याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इसमें जो हेल्प की थी मुस्लिम लीग को लाने में, और इस टाइम पे नरम दल और गरम दल में भी समझौता हो गया था, तो एनी बेसेंट ने और जो है बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी हेल्प की थी दोनों को निकट लाने में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम का इतिहास मिलन हुआ, तो वो आपका लखनऊ 1916। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ पड़ी और किस वर्ष पड़ी, तो 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था उसमें ये फूट पड़ गई, क्योंकि नरम दल वाले कुछ और चाह रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें जो है लड़ाई करके अंग्रेज से दबने चाहिए और उनसे ऐसे ही छीन लेना चाहिए अपना राज्य, और जबकि नरम दल के लोग जो थे वो कहते थे हम जो है मन्नतें करेंगे और जो है आंदोलन वगैरह हल्के फुल्के करते रहेंगे और अपना जो है चलता चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों में जो है मतभेद हो गए, और 1907 के अधिवेशन में फूट पड़ गई। अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, और जो गरम दल के लिए थे वो कह रहे थे लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनाओ। तो इस तरह से जो है दोनों में मतभेद हो गया। घूसे लाते चप्पल भी चले थे उस आंदोलन में।
और बाद में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है तिलक और अनी बेसेंट के उन्होंने प्रयास किया, जिससे उनका मिलन हो गया। और इसी में 1916 में ही जो मुस्लिम लीग से भी जो है आपकी दोस्ती हो गई। और अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के अधिवेशन की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरणपति वर्गों में किस वर्ष हुआ? तो 1907 में ही हुआ। निम्नलिखित की ऐसी घटनाओं का उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले हुआ बंगाल विभाजन 1905 में, फिर चंपारण 1917 और जालियांवाला हत्याकांड 1919 में। तो जालियांवाला हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर था? तो वो था जनरल डायर। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाले बाग में। फिर लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो वो जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे 1928 में। फिर इसी टाइम जो है उनके सिर पर लाठी लग गई और वो आगे चल के उनकी डेथ हो गई। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच। ऐतिहासिक पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर मध्य हुआ। यद्यपि इसमें गांधी ने साइन नहीं किए हैं, बल्कि इस पर जो साइन हुए हैं वो जो है बाल गंगाधर, शायद किसी याद नहीं आ रहा मुझे, तो उन्होंने साइन करे हैं। फिलहाल इस पर गांधी ने साइन नहीं करे हैं। तो 1914 में 24 सितंबर 1932 को ये जो है समझौता हुआ था। इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित कर दी गई थी। यानी अलग से निर्वाचन न देकर सीटों जो थी जनरल सीट, उसमें जो है इनको आरक्षण दे दिया गया था। पुनः समझौता महात्मा गांधी और वीर अमर के बीच हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जॉर्ज यूले, जो हुआ थे 14 अधिवेशन हुआ था 1888 में। तो उसमें जो है राजधानी इलाहाबाद में हुआ था, उस टाइम पर अध्यक्ष बने। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी प्रथम युद्ध के दौरान की गई थी, यानी कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और उसके बाद ही जो है कुछ महीने बाद एनी बेसेंट ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो वो की थी आगा खान ने 1906 में। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के जो थे नेता थे मेन इसमें। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि उसमें जो सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये कारण था। उसमें कोई भी हिंदू जनी जो इंडियन नहीं था। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट था, उसी के अध्ययन की जो है उसको विश्लेषण करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसके आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण से श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में किसी भी भारतीय को न शामिल किए जाने के कारण भारत में इसका विरोध स्टार्ट हो गया। और इसी विरोध को करते करते 1900 जो है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। यहाँ पर लाला लाजपत राय और जो है अंग्रेज में झड़प हो गई, जिसमें लाला लाजपत के सिर पर जो है लाठी लग गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1928 में भारत में आए उस कमीशन नाम बताएं जिसके उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो ये था साइमन कमीशन। फिर है फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो उसके सदस्य अंग्रेज थे इसलिए। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की, या जिसको सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये पुणे ने महाराष्ट्र में की थी 12 जून 1905 को। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले थी और गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने कब की? 1917 में की थी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने 17 जून 1917 में की थी। गांधी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यहीं से आरंभ किया था 12 मार्च 1930 को। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय किस गवर्नर जनरल के कार्य में आया, यानी कि जो वायसराय था तो लॉर्ड कैनिंग। तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कानिंग के कार्यकाल में 1 जुलाई 1962 को कलकत्ता में, फिर 14 अगस्त 1862 को बम्बई में और 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कि सबसे पहले कलकत्ता, फिर बम्बई और फिर मद्रास में हुई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजगुरु मानते थे? तो वो मानते थे आपके दादा भाई नौरोजी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक इनको मानते थे। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो सूर्य सेन। ये घटना हुई थी 18 अप्रैल 1930 में। सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव जो कि बंगाल में था, शस्त्रागार पर धावा बोला गया। सूर्य सेन को प्यार से लोग मास्टर दा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर दा किसको कहा जाता है? तो आप आराम से इजीली आंसर कर सकते हैं। फिर गांधी इरविन समझौते पर साइन कब हुए? तो 5 मार्च 1931 को हुए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। फिर कुछ शर्तें थी इसमें।
होती कि सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों में अपूर्ण अभियोग के मामले को वापस ले लिया जाए। फिर और शर्ती हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाए। कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं की जब सम्मति वापस की जाए और समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उससे उसे एकत्रित करने की छूट दे दी जाए। कौन से गोल में सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया? दूसरा, द्वितीय गोल सम्मेलन 1931। ठीक है, तो ये जो चला था नालंदा में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 चला, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ये सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण फेल हो गया और फिर आके गांधी जी ने फिर से जो है संविधान आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इसी में जो है भारतीय नेता जो दलित नेता थे भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के प्रथम निर्वाचन की जो है मांग कर दी, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया और अतः सांप्रदायिक प्रतिनिधि का गतिरोध के कारण ये सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को ही समाप्त कर दिया गया। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की अध्यक्षता की? वो थे शेख फजल अली। अब ये स्वतंत्रता के बाद की घटना है। तो नेहरू द्वारा अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, तो इसने रिपोर्ट अपनी 1955 में दी और इसी तरह से आपको पता है 1956 में फिर किसकी घोषणा? आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? वो बनी थी केरल में। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार केरल राज्य में बनी। इसका कार्यकाल 1957 से 1959 था और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे कितने राज्यों में? तो इसमें देख लेते हैं 6 राज्यों बनाए थे, ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का इलाका, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। फिर 6 राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पदभार संभाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित वो थे? आपके लियो टॉलस्टॉय। तो गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से काफ़ी प्रभावित होते थे। उन्होंने अफ्रीका में जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की थी। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया है भी रेलवे में या एसएससी में ही पूछा गया है 2-3 बार। तो ये टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने की? तो वो की थी गांधी जी ने, अफ्रीका में। गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? रिपीटेड क्वेश्चन। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? तो अफ्रीका में सीखा था, सबसे पहले सत्याग्रह वहीं किया था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? वो किया था गांधी जी ने। अफ्रीका में सबसे पहले प्रयोग किया गया था इस शब्द का, आंदोलन का। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से उतार दिया गया? तो इस ऑप्शन में से कोई सा भी सही नहीं है, देख लेते हैं क्या है। तो महात्मा गांधी जो थे भारत से 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, 1915 में लौट कर आए। वहाँ पर जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को जो वाइट लोगों द्वारा पीटा उनको उतार दिया गया था पटरी से। तो इस तरह से ही हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो बताइए कि सेशन कैसा लगा। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसके अंदर स्वतंत्रता के बाद का भी और उससे जो पहले जो घटनाक्रम हुआ है वो सारे इसमें जो क्वेश्चन आंसर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा। आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं यहाँ के उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद।